हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 मई और 13 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आपने अगर स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ये पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जीके की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आप KBS को टारगेट कर रहे हैं, DSSB एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, एस्टेट या किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप इसके लिए सोशल साइंस का बैच है वो ले सकते हैं। इसमें पिछले वैसे सैटरडे संडे तो खैर क्लास नहीं होती है, लेकिन कल भी क्लास नहीं हुई थी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है इस करके। सो होपफुली क्लास फिर से रिज्यूम हो पाएगी और संपूर्ण बैच में भी मतलब पैरेलली क्लास नहीं हुई है, क्योंकि वही टेक्निकल इश्यूज़ के कारण पे नहीं हुई है। लेकिन हाँ, क्लासेस रिज्यूम हो जाएगी, प्लीज़ परेशान मत होना आप लोग। और हाँ, अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो CET की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण बैच ले सकते हैं आप लोग। हरियाणा जीके के लिए भी बैच है वो भी ले सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर के लिए भी बैच है अलग से, वो भी ले सकते हैं सेपरेट, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग। ओके प्यारे बच्चों, और हाँ, आज रात को 9 बजे इवन कोशिश करेंगे उससे 9 बजे से पहले ही, बाकी मैं क्लास का लिंक क्रिएट कर दूंगा। बाकी 9 बजे तो श्योर है, हम पूरे अप्रैल महीने के करंट अफेयर का कंपाइलेशन करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं क्लास को 8 बजे स्टार्ट कर पाऊँ। 8 से 10 का मेरे पास में स्लॉट है, तो हम इन पूरे 1.5-2 घंटे में कंप्लीट अप्रैल मंथ के कंपाइलेशन जो है ना उसको कवर कर पाएँ। तो आप इस क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ते ही हो, लेकिन कंपाइलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे रिवीजन हो जाता है फटाफट, ठीक है। आप अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो हरियाणा जी के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ पे क्लिक करके इस किताब को ले सकते हैं आप लोग। लास्ट सेशन के लिए हमारा जो सवाल था उसका तो ठीक जवाब आप लोगों ने दे ही दिया था। तो आज का सेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से कि हरियाणा सरकार के द्वारा 12 मई साल 2025 से लागू की गई सरचार्ज माफ़ी योजना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक रहेगा। सरचार्ज जो माफ़ी योजना है, इसके लिए क्या ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अर्बन और रूरल यानी कि गांव और शहर दोनों के लिए ही लागू है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। औद्योगिक उपभोक्ता यदि कुल सरचार्ज का 50% भुगतान कर देते हैं तो बाकी का 50% उनका माफ़ कर दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका कनेक्शन वर्तमान में सक्रिय है, ये भी ठीक है। यह योजना 31 अगस्त 2023 तक के डिफ़ाल्टर उपभोक्ताओं पर लागू होगी, ये ठीक नहीं है। तो इसमें खैर स्टेटमेंट मिस हो गई होगी, पर इसका ठीक आंसर आपका B&C है, ध्यान रखना आप लोग। B&C ऑप्शन नंबर B भी ठीक है और C भी इसका ठीक रहेगा हमारा। मतलब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों हो रही है? तो गलत इसलिए हो रही है क्योंकि ये योजना शहर और ग्राम दोनों के लिए ही लागू हो रही है। जो 50% कुल सरचार्ज का भुगतान कर देते हैं तो बाकी का 50% उनका माफ़ कर दिया जाएगा। यह योजना केवल उन्हीं के लिए ही होगी जिनका कनेक्शन वर्तमान में सक्रिय है। और ये 31 अगस्त 2023 नहीं है, ये 12 मई 2025 से लागू की गई है और डिफ़ाल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल नहीं है। ये योजना सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है। तो यानी कि ऑप्शन B और C इसका बिल्कुल ठीक है। तो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है, घरेलू उपभोक्ता है, उन पे मूल राशि का 10% छूट है। अगर एक मुश्त मतलब इकट्ठा भुगतान करते हैं तो पूरा सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा फिर उनका। तो उनके लिए पेमेंट के ऑप्शंस भी है। अगर इकट्ठा देते हैं तो 8 महीने की किस्त है या 2 महीने की किस्त हो सकती है। सरचार्ज माफ़ी चालू 8 महीने का हो सकता है आपका। ऐसे एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए भी ऐसे ही है। ऐसे ही इसके अंदर जो है ना, गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ के लिए तो पूरा पूरा माफ़ किया गया है ये सरचार्ज। इंडस्ट्रियल के लिए 50% अगर वो भर देते हैं तो 50% माफ़ हो जाएगा उनका। और ये उन्हीं के लिए ही है केवल जो अभी के लिए एक्टिव उपभोक्ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सरचार्ज क्या बला होती है, इसको थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर समझे कहाँ पे, खाली जगह तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि यहीं पे समझ लेते हैं। पहले तो आप सरचार्ज का मतलब समझ लो। सरचार्ज का मतलब होता है अतिरिक्त शुल्क, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब आपका बिल आ रहा है 100 रुपये, साथ में 10 रुपये सरचार्ज जुड़ के आ रहा है, तो मतलब मान लो 110 रुपये आपका 10 रुपये सरचार्ज है, टोटल बिल आपको फिर 110 पे करना पड़ेगा।
अब सर ये सरचार्ज ना जुड़ क्यों जाता है? सरचार्ज जुड़ने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक कारण होता है, अगर आप लेट बिजली का भुगतान करते हैं तो सरचार्ज देखा होगा ना, कई बार फाइन लगता है कि मान लेते हैं किसी महीने की 21 तारीख को बिजली का बिल भरना था, लेकिन 21 तारीख का को अगर आपने नहीं भरा तो उसके बाद वो कह देते हैं कि भाई ये 50 रुपये आपका जो है सरचार्ज लगेगा। तो ऐसे ही सरचार्ज लेट बिल पेमेंट के कारण तो लगता ही लगता है। या फिर हो सकता है कि सरकार के द्वारा बिजली सब्सिडी का भार ग्राहकों पे डालने के लिए भी कोशिश करते हैं ये। तो इसमें सबसे पहला कारण तो देखिएगा लेट का ही है, ज़्यादातर तो लेट पेमेंट सरचार्ज ही होता है। एक होता है फ्यूल सरचार्ज भी होता है आपका। ये क्या होता है सर? कोयले से बिजली बनती है, आप सबको अच्छे से पता है। वैसे तो कोयले के अलावा भी बिजली बनने के बहुत सारे तरीके हैं। गैस से भी बनती है, विंड से भी बनती है, सोलर से भी बनती है, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए भारत देश की बात करें तो नियर अबाउट 49.2% विच इज़ वेरी इक्वल टू 50% हम डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? कोयले पे, यानी कि थर्मल प्लांट पे। अब कोयले का अगर रेट महंगा हो जाएगा, गैस से बन रही है तो गैस का रेट अगर महंगा हो जाएगा, तो अगर उनकी कीमत बढ़ेगी तो आपको बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, पर उसमें सरचार्ज के रूप में बढ़ जाएगी। वो बिजली का बिल यूनिट के रूप में तो आपको सेम दिखेगा, लेकिन वो फ्यूल सरचार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, तो वो हमसे ही वसूला जाएगा फिर। अच्छा, कई कई बार डिस्कॉम कंपनियां भी चार्ज लेती है, ठीक है। डिस्कॉम कंपनियां क्या होती है सर? ये तुमने बड़े बड़े खंबे से देखे रावण जैसे से खेतों के अंदर से निकलते हुए, ये जो कंपनियों के खंबे होते हैं ना, उन कंपनियों का नाम ये डिस्कॉम कंपनी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी। हरियाणा में 2 डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जिनका नाम है, एक UHBVN है यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है DHBVN है यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो इन कंपनियों का जो कारण है, इन कंपनियों के कारण भी होता है। अब कई बार क्या होता है, इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ये कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं। PPP योजना चल जाती है इनकी, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। तो उस टाइप से जब प्राइवेट कंपनियां होगी, वो थोड़ा सा सर्विस के नाम पे ज़्यादा चार्ज लेगी, वो चार्ज फिर यूज़र से ही वसूला जाता है एज ए सरचार्ज के रूप में। या कभी कभी कोई ड्यूटी टैक्स ले लेते हैं वो, मतलब राज्य सरकार कोई भी टैक्स लागू कर देती है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो टैक्स सरचार्ज बोल देते हैं इसको हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होता है, जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज करने हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसको केबल के रूप में कन्वर्ट करना है, बार बार खंभे टूटने की समस्या आपको दिखाई देती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सुधारना पड़ेगा। तो उस टाइप से क्या करते हैं कि उपभोक्ताओं से इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लेना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पूरी सुधारेंगे, ये ट्रांसफार्मर वगैरह है आपके चेंज करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, आपसे ये सरचार्ज के रूप में वसूलेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा करके सबसे, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक कर पाएँ। तो इस टाइप से आपके जो है ना ये सरचार्ज लिए जा सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, क्या इनका कोई लीगल प्रोविज़न है या ये वैसे ही ले लेते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, इनका लीगल प्रोविज़न होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था एक आपका 2003 का, उसके चलते हुए लीगल प्रोविज़न है ये। इसका एक सेक्शन 61 और 62 उसके अंदर ये मेंशन है, सरचार्ज के रेट वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं। और ये क्या हरियाणा के लिए सर? हाँ, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ना, उसके थ्रू ये एक्ट आया था। यही इनको कंप्लीट बेसिकली डिसाइड भी करता है भाई एक्चुअली सरचार्ज होगा तो कितना होगा और कितने परसेंटेज होगा, कितना लगना चाहिए, तो वो डिसाइड किया जाता है। तो ऐसा सर कोई फिक्स नहीं है क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लेंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है। तो ये डिसाइड HERC करता है, यानी कि हरियाणा जो इलेक्ट्रिसिटी नियामक बोर्ड है, ये रेगुलेटरी कमीशन है ना, वही इसको डिसाइड करता है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो डिसाइड करता है इसको। सर एक बात बताओ, कोई कॉमन इशू भी होते हैं क्या सरचार्ज से जुड़े हुए? हाँ, सबसे पहली बात तो ये आता है, कई बार आपको ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार दिखते हैं, ना ही आप लोगों ने बिजली का बिल लेट भरा था, ना ही किसी और टाइप को आपको जैसे डिस्कॉम कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन दिखता है, फिर भी सरचार्ज जुड़ जाता है। तो कुछ लोग कई बार ना रीडिंग बहुत दिनों के बाद में लेने आते हैं, घर में आते हैं ना, आपने देखा होगा रीडिंग लेने आते हैं, वो जानबूझ के कई बार कई दिनों के बाद में आते हैं। और जब मीटर रीडिंग जो है ना बहुत देर से लेते हैं, तो उसके कारण आपका बिल तो खैर सर्कुलेट होता ही हो, तो ऑनलाइन हो गया आजकल, तो ऑटोमेटिक सरचार्ज जुड़ जाएगा आपका ये। कई बार आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से तो हो जाती है, पैसा भी आपके अकाउंट से चला जाता है, लेकिन वहाँ ट्रांजैक्शन जहाँ पे बोर्ड में होनी थी वहाँ नहीं हुई है, उसके कारण आपको फिर सरचार्ज लग जाता है, मतलब ड्यू डेट निकल जाती है तो। और कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही सरचार्ज ऐड हो जाता है आपका किसी टेक्निकल एरर की वजह से आपका।
तो ये सब चीज़ें आती है। तो सरकार समय समय पे सरचार्ज माफ़ी योजना लाती रहती है। अब ये सर इतना भी बड़ा क्या हो गया, घरेलू चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है ये। बहुत लंबे से कोई डिफ़ाल्टर है, बिल भर ही नहीं रहा है, तो उनका खैर जाहिर सी बात है सरचार्ज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियली देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए सरकार ये योजना लेके आई है। हरियाणा में बिजली डिपार्टमेंट को अनिल विज जी देख रहे हैं। बात समझ में आई आपको, क्या रहता है सरचार्ज, और इसके लिए कुछ एक्ट वगैरह है वो भी बता दिए है आपको मैंने। अब इतना थोड़ी बात करने लगी गए हैं इसके लिए, तो एक दो बात आपको और बताते हैं। हरियाणा में कुछ बिजली कंपनियों के बारे में बताता हूँ जिनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक हरियाणा में पूछते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। एक बार एचएसएससी ने ये दौर चलाया था, ये छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछना स्टार्ट कर दिए थे, तो आप याद रखना ये हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कब बनी थी सर ये बनी थी 17 मार्च को, ठीक है ना, ये बनी थी 17 मार्च 1997 को बनी थी सर। और इसको रजिस्टर्ड तो किया था, लेकिन इसका संचालन बाद में स्टार्ट हुआ था कब, 14 अगस्त को इसका संचालन स्टार्ट हुआ था। 1998 के अंदर ये काम करना स्टार्ट की थी, मतलब पुनर्गठित हुई थी ये एक्चुअली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सर, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला के अंदर पड़ता है। अच्छा सर, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये जरूरी बात है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना वो श्री संजीव कौशल जी है, ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना वो श्री संजीव कौशल है, श्री संजीव कौशल है। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। इन्होंने 2024 के अंदर ही, अगस्त 2024 में ही पदभार संभाला था। इंपॉर्टेंट है ये। सर एक बात बताओ, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड काम क्या करती है। तो इसका काम है बेटा, हरियाणा के अंदर बिजली का जो उत्पादन होता है ना, मतलब पावर जनरेशन का नाम मतलब ये होता है कि पावर बिजली बनाना। देखो बिजली बनाना अलग कंपनी का काम है, बिजली को हम तक भेजना अलग कंपनी का काम है। तो जो बनाने वाली कंपनी है ना, जैसे मैंने कहा ना पावर प्लांट है, पावर प्लांट में बिजली बनती है। जैसे रिसेंटली तुमने दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर वाला जो प्लांट है उसके बारे में सुना था, क्योंकि वो पहले 600 मेगावाट का था। हालांकि अभी भी 600 मेगावाट का ही है, लेकिन मोदी जी ने उसमें 800 मेगावाट की एक नई यूनिट की स्थापना 14 अप्रैल साल 2025 को अभी रखी है। तो वो जल्द ही बन के तैयार हो जाएगी। आपने हिसार का खेदड़ थर्मल प्लांट भी सुना होगा, उसमें 1200 मेगावाट है, 800 मेगावाट और जुड़ जाएगा, तो आने वाले टाइम पे वो टोटल 2000 मेगावाट हो जाएगा। अगर आपको समय है और आपको अगर याद है तो आप कमेंट में मुझे सारे हरियाणा के थर्मल प्लांट, उनकी कैपेसिटी और उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन सारे लिख दोगे तो ठीक लगेगा। जैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस मुख्यमंत्री के टाइम पे ये थर्मल प्लांट आए, तो भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे आए। सबसे बड़ा जैसे आप झज्जर का लिख दोगे 1500 मेगावाट का, एक फरीदाबाद का गैस थर्मल प्लांट लिख दोगे, सबसे पहले जैसे पानीपत का आया वो लिख दोगे आप लोग। तो ऐसे आप लिस्ट में लिख देना, ठीक है। चलो अगला एक बात और बताता हूँ आपको मैं। हरियाणा में एक कंपनी और है जिसका नाम है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, HPVNL के नाम से जानते हैं इसको, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। सर ये कब बनी थी, ये कंपनी बनी है डियर 19 अगस्त को बनी है, 1997 को इसको रजिस्टर्ड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला के अंदर ही पड़ता है। इसके करंट में जो अध्यक्ष 2000 हमारे 25 के PK दास साहब जो है ना इसको संभाल रहे हैं। और राज्य में बिजली का जो ट्रांसमिशन का काम है ना मेन, वो इसी का ही है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, अब दो बोर्ड आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, बोर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दोनों का हेडक्वार्टर अलग अलग है, दोनों का हेडक्वार्टर अलग अलग है। मतलब सर उत्तर हरियाणा का हेडक्वार्टर तो पड़ता है पंचकुला में। अगर आप हरियाणा के उत्तरी जिलों से आते हो तो आपके बिजली के बिल पे UHBVN लिखा आता होगा। अगर आप हरियाणा के दक्षिणी जिलों से आते हो तो आपके बिजली के बिल पे DHBVN आता होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर हिसार में पड़ता है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट कब बने थे, ये दोनों डिपार्टमेंट बने थे 1 जुलाई को बने थे, 1999 को बने थे, ठीक है। अच्छा सर, अब एक ये बात बताइएगा, इनके अध्यक्ष कौन है। तो जो UHBVN है ना उसके अध्यक्ष तो श्री अपूर्व कुमार है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष तो श्री अपूर्व कुमार है, ठीक है ना। UHBVN की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो हमारा DHBVN है इसके अध्यक्ष करंट में कौन है, तो इसके अध्यक्ष है श्री AK सिंह साहब है, AK सिंह साहब है, ठीक है। काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही दोनों का, कि पूरे हरियाणा में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनका, सीधा सीधा काम इनका यही है आपका, ठीक है। तो आप ये इतनी सारी बातें हैं वो जरूर याद रख लीजिएगा। बिजली से रिलेटेड आप लोगों को इतनी सारी बातें जरूर याद रखनी है। बाकी छोटी छोटी बातें आपको पता ही होगी कि हरियाणा सबसे पहला राज्य था जो भारत में बिजली को मतलब हर जगह तक पहुंचाया था। 1970 में बंसीलाल जी की सरकार थी, ठीक है।
और हरियाणा थर्मल से भी बिजली बनाता है, हाइड्रो से भी बिजली। हाइड्रो मतलब होता है जहाँ से टरबाइन घुमाते हैं हम लोग, जैसे वेस्टर्न कमना यमुना कैनाल है उस पे हाइड्रो पावर स्टेशन है हमारा, ककरोई वाला भी है। सोलर एनर्जी का भी प्लांट सेटअप किए गए हैं अभी रिसेंटली गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। न्यूक्लियर वाला जैसे एक हो गया आपका गोरखपुर फरीदाबाद फतेहाबाद वाला, सॉरी है ना अपना, वो सेटअप हो रहा है, 2036 तक चल जाएगा आपका। तो ये सब पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना आप लोग इनको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो सवाल बन सकता है वो क्या होगा कि अमृत सरोवर अभियान के तहत हरियाणा राज्य में कितने तालाबों के किनारे त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब बड़ है, पीपल है और नीम है, इनके पौधे लगाए गए हैं। तो इनके जो पौधे लगाए गए हैं, कितने लगाए गए हैं, 2200 पौधे लगाए गए हैं, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको जरूर आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। टोटल 2200 पौधे लगाए गए हैं। ये जलवायु परिवर्तन पे चिंता, देखो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है ये। हरियाणा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव 2024-25 का है, जिसका टारगेट क्या है सर, जिसका टारगेट है हमारे पास में कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का एक वैश्विक चिंता है। आपको अच्छे से पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अगला है कि पंचायती जमीन पे पौधारोपण करना चाहती है सरकार। गाँव में पंचायत की जमीन पे पौधे लगाए जाएंगे, और नदी क्षेत्रों में पौधारोपण होगा, स्कूलों में पौधारोपण किया जाएगा, प्लांटेशन इन स्कूल। स्कूलों में तकरीबन 13 लाख के आसपास पौधे लगेंगे। यमुना और घग्गर नदी के आसपास 20 लाख पौधे है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा तालाबों पर त्रिवेणी पौधारोपण होगा। अमृत सरोवर योजना है, इसके तहत 2200 तालाबों के आसपास जो है ना पीपल है, बड़ है, नीम है, इनके पौधे लगाए जाएंगे। पीपल को तो आप लोग अंजीर वृक्ष के नाम से भी जानते हो, पवित्र वृक्ष के नाम से भी जानते हो। कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी के ही नीचे हुई थी। और इस पीपल को जो है ना एक्चुअली अश्वत्थ वृक्ष के नाम से भी जाना करते हो आप लोग, ठीक है। बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी इसको लिखा जाता है आपका अश्वत्थ, ठीक है ना। ये वृक्ष भी इसको कहा करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका इवन टेक्निकल नेम भी कभी कभी हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा का वृक्ष है, तो इस करके आप लोगों से, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो है ना वो कई सारे पेपरों में देखा भी होगा ये वाला सवाल, ठीक है ना। रेलीगोसा नाम यकीनन देखा होगा शायद आप लोगों ने। अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी के लिए आप लोग जरूर याद कर लेना इसको। चलिए सर, और क्या योजना है सर हरियाणा में। एक आपकी वन मित्र योजना है, लोगों को पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें वृक्ष रक्षक योजना है, लगभग 3819 वृक्षकों को 2750 रुपये की वार्षिक सहायता राशि दी गई। एक्चुअली क्या है कि प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना है ना, उसके चलते हुए पहले 2750 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार ये पेंशन बढ़ा दी गई है। 75 साल से पुराने पेड़ों को, अगर हाँ पुराने पेड़ है हरियाणा में, तो उनको सालाना 3000 रुपये मिलेंगे। अब तक 3819 वृक्षों को ये पेंशन दी जा चुकी है। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे यमुनानगर में पुराने पेड़ है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार। अभी कोई अपडेट हुआ नहीं है, लास्ट ईयर का अपडेटेड डेटा बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव का पदभार किसने संभाला है। तो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का राज्य पदभार का जो संभाला है वो महेश जोशी ने संभाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक रहेगा। महासचिव हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं, स्थानीयता महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। टाइम पीरियड कितना रहेगा इनका, 3 साल का रहेगा। इनको नियुक्त किसने किया है, हरियाणा के राज्यपाल जी ने ही किया है। पदभार ग्रहण इन्होंने कहाँ पे किया, चंडीगढ़ रेड क्रॉस के अंदर राज्य मुख्यालय में। मुख्य उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था के कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी से सेवा करना है। अब देखो रेड क्रॉस क्या है सर, जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए है। पहला तो सवाल ये बनता है कि रेड क्रॉस के चेयरमैन कौन है। ये क्वेश्चन एचटेट में आया था हरियाणा के पेपर में, याद रखना हरियाणा के राज्यपाल ही है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है करंट में, श्री अंकुश मिगलानी है। और इसके साथ साथ जो है ना मुख्यमंत्री के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, मतलब देखो आप याद रखना गवर्नर भी है, प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है। कई नाम दिए सकते हैं पेपर में आपको, तो सारे नाम आपको बंडारू दत्तात्रेय जी के नाम से याद रखना। वाइस चेयरमैन के नाम से याद रखा जाए तो ये आते हैं आपके वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी साहब। वाइस प्रेसिडेंट पूछे जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं, उनका नाम है श्री महेश जोशी। ये अभी नए बने हैं, इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये डेटा लिया गया है आपका। अब बात आती है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। इसकी 700 से ज़्यादा ब्रांच है, उसके चलते हुए मानवीय सेवा दे रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट आंदोलन का एक सदस्य है ये। हरियाणा की ये ब्रांच कब बनी थी सर, 1 नवंबर 1966 को बनी थी। 22 जिलों के अंदर इसकी शाखाएं काम करती है। स्कूल, कॉलेज और जूनियर रेड क्रॉस और युवा रेड क्रॉस इकाइयाँ जो है ना ये एक्टिव है।
किस एरिया में काम करती है सर? मेनली डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती है। डिजास्टर रिस्पॉन्स मतलब कभी भूकंप आ जाए या कभी कहीं ज्वालामुखी की घटना हो जाए, कभी भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग जैसी घटना हो, कहीं आग लग जाए, ऐसी चीज़ों में तत्काल राहत देने के लिए काम करता है रेड क्रॉस। डिजास्टर से पहले निपटने के लिए भी, आपदा से निपटने के लिए समुदाय को तैयार करता है लोगों को। एक जैसे अभी रिसेंटली मॉक ड्रिल न्यूज़ में थी, 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन भी हुआ था, 7 मई के दिन ही जो है वो आपको मॉक ड्रिल न्यूज़ में रही थी, मतलब पहले से रिहर्सल कर लेना। तो ऐसे ही लोगों को पहले अवेयर किया जाता है, कभी कोई आता है डिजास्टर तो कैसे बच सके उससे। स्वास्थ्य और देखभाल, हेल्थ एंड केयर इन द कम्युनिटी, प्राथमिक चिकित्सा, लोगों को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज देना। प्रमोशन किया जाता है मानवीय मूल्यों का प्रचार, प्रमोशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ है, समाज में शांति, सहयोग और समझ को बढ़ावा देना। मैं 9th क्लास में था ना, तो हिसार रेड क्रॉस से मुझे बेस्ट स्टूडेंट का एक अवार्ड मिला था, एक टिफ़िन गिफ्ट किया गया था और एक मुझे सर्टिफिकेट दिया गया था, तो मुझे वो अच्छे से याद है। एक कैंप था, उस कैंप के दौरान आप लोगों ने भी कभी शायद स्कूल लेवल में इसको ज्वाइन किया होगा। 7 बुनियादी सिद्धांत भी है इसके, मानवता है, इसके अलावा निष्पक्षता है, ठीक है ना, इसके अलावा मतलब इम्पार्शियलिटी है, इसके अलावा जो है ना निष्पक्षता के अलावा जो है ना आपको याद रखना है ये तटस्थता है, न्यूट्रलिटी है, इसके अलावा स्वतंत्रता है, स्वैच्छिक सेवा है, एकता है, सार्वभौमिकता है। इन सभी सिद्धांत पे काम करता है। वे निष्पक्ष होकर काम करना है, मानवता पे काम करना है और तटस्थता से काम करना है, इंडिपेंडेंस होके काम करना है, स्वैच्छिक सेवा करना है, ठीक है ना, किसी के साथ पार्शियलिटी भेदभाव नहीं करना, इंसानियत का खास ख्याल रखना है, न्यूट्रल होके काम करना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, इसके अंदर भी आता है। और स्वैच्छिक सेवा करना है, बिना किसी पैसे से वॉलेंटियर टाइप से कुछ सर्विसेज देनी है, सारे मिलजुल के काम करना है और हर जगह एक सार्वभौमिकता से कह सकते हो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। दृष्टिकोण भी यही है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर करना, मानवता की शक्ति को सक्रिय करके जीवन में सुधार लाना है, मानव कष्टों को कम करना या रोकना है, भेदभाव के बिना, मैंने अभी कहा ना निष्पक्ष होकर जांच करनी है, तो निष्पक्षता के अंदर यही आता है कि आप वहाँ पे किसी प्रकार की पार्शलिटी ना करें, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वही आर्टिकल 15-16 आप पढ़ते हो ना, उस टाइप से ही है। इसका टारगेट यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है ओवरऑल। हरियाणा की पहली महिला मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ हरियाणा फर्स्ट मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल? तो ये खिताब जीता है अनुराधा गर्ग ने, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है अनुराधा गर्ग। हरियाणा की पहली महिला बनी है, गुरुग्राम में जन्मी है, एक बेटी की माँ भी है, फाइनेंशियल कंसल्ट और मॉडल भी है, 15 सालों से फाइनेंस कंपनी में काम कर रही है। 2024 में मिसेज इंडिया ग्लोब बनी थी ये, और मिसेज इंक सीजन 5 2024 का खिताब भी इन्होंने जीता। 2025 में टाइम अपलाउड अवार्ड मिला इनको। 13 अप्रैल को मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड इनको मिला। देश की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड विनर बनी है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन होता है ये वाला, एक इंटरनेशनल लेवल का सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें केवल मैरिड महिलाएं हिस्सा ले सकती है। और कंपटीशन का टारगेट क्या है कि सौंदर्य के साथ ब्रेन, मतलब कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मानसिक क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल की शुरुआत 1990 के अंदर हुई थी, ये याद रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें 1990 में स्टार्ट हुई थी और इनका नाम अनुराधा गर्ग है, गुरुग्राम से। ये प्रतियोगिता चीन के अंदर हुई थी, मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025। और अनुराधा भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल बनी है। ये कंपनी का नाम मिसेस इंडिया इंक है। राष्ट्रीय निवेदक इसमें मोहिनी शर्मा थी। नीरज चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्ट्रूम जो इनविटेशनल टूर्नामेंट हुआ था उसमें कितनी दूरी का भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने एक इनविटेशनल टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, वो है 84.52 मीटर के अंदर। 84.52 मीटर के अंदर इन्होंने जो ना इनविटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 16 अप्रैल साल 2025 को नीरज चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक पोर्ट चेफ्ट्रूम में आयोजित इनविटेशनल एथलीट्स टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर स्मिथ ने 82.44 मीटर का और डंकन रॉबर्टसन ने 41.22 मीटर जेवलिन थ्रो करके सिल्वर और फिर कांस्य पदक मिला था। एक्चुअली सवाल इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी जो 16 मई अपकमिंग आ रहा है ना, तो उसमें नीरज चोपड़ा
जो डायमंड लीग होगी दोहा के अंदर उसका हिस्सा बनने वाले हैं। दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे 4 भारतीय एथलीट और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दल की अगुवाई करेंगे। 16 मई को ये आयोजित होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नीरज चोपड़ा इससे पहले भी डायमंड लीग में प्रदर्शन कर चुके हैं, जैसे 2022 में ज्यूरिख में गोल्ड जीता था, 23 में यूजीन में सिल्वर जीता था, 2024 में बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में सिल्वर मेडल जीता था ये, और 25 अब है तो उम्मीद करते हैं कि डायमंड लीग इस बार दोहा की हो रही है, उसमें भी गोल्ड ही जीते हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं ये 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो करके, और जो सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में जीत चुके हैं ये, पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था इन्होंने। वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद में। सिल्वर 2022 में है, डायमंड लीग वाला हो गया बता दिया। एशियन में गोल्ड जीत चुके हैं हांगझाऊ 2022 में, गोल्ड जकार्ता में 18 में मिला था इनको, और कॉमनवेल्थ गोल्ड कोस्ट में भी इनको 2018 के अंदर जो हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लेंगे। किशोर जैना भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें, दूसरी पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, पिछली बार 9वें स्थान पे रहे थे। गुलवीर सिंह नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं, पुरुषों में 5000 मीटर रेस में डायमंड लीग में डेब्यू करेंगे ये। पारुल चौधरी महिलाओं के 3000 मीटर स्टिपल चेज में भाग ले रही है, और इस इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं ये। इसके अलावा आपको और बताता हूं कि रिसेंट 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिकल जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। इसको देखते हुए फैसला लिया गया था, 24 मई को एक्चुअली होना था ये, लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया है अभी के लिए। तो चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था ना, पेरिस ओलंपिक, उस पेरिस ओलंपिक में टोटल इंडिया के मेडल कितने आए हैं, और उसमें भारतीयों का नंबर क्या है, मतलब टॉप पोजीशन पे जैसे है उसके अंदर कौन सा देश है आपको बताना है। अमेरिका है, यूएसए है, चाइना है, कौन है टॉप में उसमें, और के साथ साथ इंडिया का नंबर कौन सा आया उसमें, 70वां आया, 71वां आया, 72वां आया, 73वां आया, कौन सा नंबर है। अपने पास में कितने गोल्ड आए, कितने सिल्वर आए, कितने ब्रॉन्ज आए, उसमें से हरियाणा वाले कौन कौन से थे, तो सब बताना इत्मीनान से। ओके, शुक्रिया सभी को, राधे राधे। स्टार IQ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा बेझिझक आप लोग, और आप बैचेज लेना चाहते हैं तो निसंकोच ले सकते हैं। आपको अगर डिटेल से पढ़ना पसंद है तो आप लोग ज़रूर मेरे बैच का हिस्सा बनिएगा। शुक्रिया, राधे राधे।